हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली टारगेटेड। दोस्तों, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग वैश्वीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं और वैश्वीकरण के बारे में हम लोग कल थोड़ा सा देखे थे और उसी के अंतर्गत हम लोग क्या चीज़ और उसी के अंतर्गत हम लोग आज भी देखेंगे, ठीक है। वैश्वीकरण जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है वो मुश्किल से मुश्किल एक क्लास और होगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ने तो हम लोग देखते हैं कि इसमें वैश्वीकरण के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी कि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड इम्पोर्टेंट चीज़ है, उस चीज़ को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। और फालतू की चीज़ पढ़ना है नहीं और इम्पोर्टेंट चीज़ को पढ़ना है, ताकि आपका मेन उद्देश्य क्या है, एग्ज़ाम को क्रैक करना और नौकरी को पाना। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए और अपनी पढ़ाई को शुरुआत करते हैं। और आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है कि एफडीआई इन रिटेल, यानी कि खुदरा में एफडीआई। यानी कि एफडीआई के बारे में हम लोग कल चर्चा किए थे कि एफडीआई क्या होता है और एफडीआई के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं और एफडीआई कितने प्रकार का होते हैं और कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें एफडीआई नहीं हो सकता है। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने कल डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ मेरा चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है कि एफडीआई इन रिटेल, ठीक है। रिटेल यानी कि खुदरा में एफडीआई, यानी कि कहने का मतलब ये है कि खुदरा में किस प्रकार से एफडीआई हो सकता है और उसके अंतर्गत क्या क्या रणनीतियाँ बनाई गई है और भारत सरकार को इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। ये भी सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। कि एफडीआई इन रिटेल, एफडीआई इन रिटेल यानी कि खुदरा में एफडीआई, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में क्या हुआ कि भारत सरकार ने रिटेल क्षेत्र में एफडीआई की इजाज़त नहीं दी, ठीक है। यानी कि शुरुआत में क्या हुआ, प्रारंभ में भारत सरकार ने एफडीआई को जो है रिटेल क्षेत्र यानी कि खुदरा बाजार में एफडीआई करने की इजाज़त नहीं दी थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, किंतु उदारीकरण की नीति का विश्लेषण करते हुए, किंतु किसका विश्लेषण करते हुए, उदारीकरण की नीति का विश्लेषण करते हुए। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि उदारीकरण का मतलब ये होता है कि सरकार के द्वारा दी जाने वाली छूट, यानी कि सरकार किसी भी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई कर रही है, प्रतिबंध लगा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कानून व्यवस्था शामिल है, तो उसमें क्या करता है, उसमें कुछ छूट दिया जाता है। उसी छूट को उदारीकरण कहा जाता है, यानी कि कानून व्यवस्था को कम किया जाता है और कठोर जो नीतियाँ बनाई जाती है उसको भी कम किया जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उदारीकरण, ठीक है। अब हम देखे थे कि प्रारंभ में क्या हुआ कि भारत सरकार ने रिटेल में एफडीआई की इजाज़त नहीं दी थी। प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में क्या हुआ कि भारत सरकार ने खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की इजाज़त नहीं दी थी, यानी कि विदेशी निवेश हमारे देश में या किसी भी देश में आके एफडीआई खुदरा क्षेत्र में नहीं कर सकते थे, ठीक है। किंतु उदारीकरण का नीति का विश्लेषण करते हुए, किंतु उदारीकरण के नीति का विश्लेषण करते हुए इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुछ क्षेत्र में छूट दिया गया है, ठीक है, तो उसको देखते हुए, ठीक है, भारत सरकार ने क्या महसूस किया कि रिटेल क्षेत्र में भी एफडीआई आमंत्रित करना उचित रहेगा, ठीक है। कि रिटेल क्षेत्र में भी एफडीआई को आमंत्रित करना क्या रहेगा, उचित रहेगा, आमंत्रित करना उचित रहेगा, ठीक है। भारत सरकार ने यह महसूस किया कि रिटेल क्षेत्र में भी एफडीआई को आमंत्रित करना उचित रहेगा, यानी उदारीकरण, यानी कि मान लीजिए कि हम लोग का खुदरा जो बाज़ार है उसमें एफडीआई की इजाज़त नहीं थी, ठीक है, लेकिन उसमें छूट दिया गया, ठीक है। तो उसमें छूट दिया गया, यानी कि छूट देने का मतलब हुआ कि एफडीआई अगर उसमें किया गया तो देखा गया कि यार ये तो क्या है कि विकसित हो रहा है, ठीक है। उदारीकरण को देखते हुए यानी कि छूट दिया गया, तो छूट देते हुए देखा गया ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ है, ठीक है। तो आमंत्रित करना उचित रहेगा, ठीक है। तो रिटेल क्षेत्र में भी क्या किया गया, भारत सरकार ने भी रिटेल क्षेत्र में भी एफडीआई को आमंत्रित करना उचित रखा, ठीक है। 2011 में अब बात करता है कितनी, अब सन ऑन आ गया, ठीक है। तो 2011 में इसके लिए प्रयास किए गए, इसके लिए क्या किए गए, प्रयास किए गए।
प्रयास क्या किए गए कि एफडीआई क्षेत्र जो है यानी कि खुदरा रिटेल जो क्षेत्र है उसमें एफडीआई को निवेश किया जाए। ठीक है, 2011 में इसके लिए प्रयास किए गए हैं, 2011 में इसके लिए प्रयास किए गए। ठीक है, और 2012 में क्या हुआ कि भारत सरकार ने एकल बॉन्ड रिटेलिंग के लिए एफडीआई की अनुमति दे दी। ठीक है, और 2011 में क्या हुआ कि भारत सरकार ने इसके लिए प्रयास किया। ठीक है, और 2012 में क्या हुआ कि 2012 में भारत सरकार ने एकल बॉन्ड रिटेलिंग के लिए एफडीआई की अनुमति दे दी। एकल बॉन्ड रिटेलिंग के लिए एफडीआई की अनुमति दे दी। दोस्तों, एकल बॉन्ड रिटेलिंग क्या होता है? एकल बॉन्ड रिटेलिंग का मतलब हुआ एक कोई कंपनी है, वो एकल यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी पर आधारित होगी और एक कंपनी का सामान सेल करेगी या खरीदेगी या बेचेगी। ठीक है, दूसरी कंपनी को उसमें मतलब इजाज़त नहीं है। ठीक है, दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट वो सेल नहीं कर सकती है। एकल बॉन्ड रिटेलिंग का मतलब क्या हुआ कि एक कंपनी का सेल बेचेगी और खरीदेगी और बनाएगी। ठीक है, तो 2011 में इसके लिए क्या हुआ कि एफडीआई को प्रोत्साहित मतलब कि देखा गया, और 2011 में क्या हुआ कि भारत सरकार ने एफडीआई को इजाज़त दे दी। और 2011 में भारत सरकार ने इसके लिए प्रयास किया था। ठीक है, भारत सरकार 2011 में इसके लिए क्या किया था? प्रयास किया था। और 2012 में भारत सरकार ने एकल बॉन्ड रिटेलिंग की एफडीआई की अनुमति दे दी। 2012 में एकल बॉन्ड रिटेलिंग की अनुमति दे दी। ठीक है, उत्तरोत्तर का मतलब क्या होता है कि यानी कि समय के साथ साथ उत्तरोत्तर का मतलब क्या होता है कि समय के साथ साथ। ठीक है, कि सकारात्मक परिमाण देखने को मिले, यानी कि समय बदलता गया। ठीक है, एकल बॉन्ड रिटेलिंग को भारत सरकार ने एफडीआई की इजाज़त दे दी खुदरा क्षेत्र में, तो समय के साथ साथ इसका जो परिणाम है वो सकारात्मक मिलते गए, परिणाम अच्छा मिलते गए। ठीक है, कि कारण यह हुआ कि भारत सरकार के द्वारा सिंगल और मल्टीपल ब्रांड रिटेलिंग दोनों में एफडीआई की इजाज़त दे दी। ठीक है, कि कारण क्या हुआ कि भारत सरकार के द्वारा सिंगल और मल्टीपल ब्रांड रिटेलिंग यानी कि दोनों की एफडीआई की इजाज़त दे दी। यानी कि एक कंपनी एक से अलग अलग ब्रांड की वस्तुओं को बेच सकती है और ख़रीद सकती है। ठीक है, इसको मल्टीपल यानी एक से अधिक। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि एफडीआई इन रिटेल यानी कि एफडीआई इन रिटेल हम लोग को देखा था। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि प्रारंभ में भारत सरकार ने एफडीआई को खुदरा क्षेत्र में आने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है, लेकिन उदारीकरण के नीति के विश्लेषण करते हुए यानी कि देखते हुए क्या हुआ कि 2011 में भारत सरकार ने इसके लिए प्रयास किया। ठीक है, और 2011 में भारत सरकार ने इसके लिए प्रयास किया। 2012 में क्या हुआ कि खुदरा क्षेत्र में एकल बॉन्ड रिटेलिंग की भारत सरकार ने इजाज़त दे दी। ठीक है, 2011 में। उसके बाद 2012 में क्या हुआ कि जब एकल बॉन्ड रिटेलिंग की इजाज़त 2012 में दे दी तो उसके सकारात्मक परिणाम आने लगे। उस चीज़ को देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया कि मल्टीपल ब्रांड रिटेलिंग की भी इजाज़त दे दी। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि रिटेल में एफडीआई। ठीक है, यानी कि खुदरा में एफडीआई, इस चीज़ के बारे में देखे थे। अब हम बात करेंगे कि इसके लाभ या सकारात्मक परिणाम। ठीक है, कि इसके लाभ क्या हुए, ये जो एफडीआई जो हुआ खुदरा में उसके लाभ क्या क्या चीज़ें हुए, सकारात्मक परिणाम जो आया जिसके वजह से देश में क्या क्या चीज़ें का परिवर्तन हुआ, उस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि इसके सकारात्मक परिणाम क्या क्या हुए। कि भारत में विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ा। भारत में क्या हुआ कि विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ा, यानी कहने का मतलब ये है कि विदेशी कंपनियां जब भारत के खुदरा बाज़ार में आकर और एफडीआई करेगी यानी कि पैसा लगाएगी, तो जाहिर सी बात है भारत के अंदर आ रही है विदेशी कंपनियां, तो इसमें क्या होगा कि विदेशी कंपनी से पैसा तो आएगा ना, तो भारत में विदेशी मुद्रा यानी कि पैसा का प्रवाह बढ़ा। ठीक है, भारत में विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ा। ठीक है, पहला पॉइंट सकारात्मक प्रभाव है।
भारत सरकार को विदेशी कंपनियों से करों के रूप में राजस्व बढ़ा। यानी कि भारत सरकार को विदेशी विदेशी कंपनियों के करों के रूप में, किसके करों के रूप में राजस्व बढ़ा, ठीक है। यानी कि उस पर कर लगाएगी, टैक्स लगाएगी कि भाई तुम मेरे देश में आके व्यवसाय कर रहे हो तो टैक्स दो उसकी, तो जितना अधिक से अधिक आएंगे उतना अधिक से अधिक कर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यही बात बोलता है कि भारत सरकार को विदेशी कंपनियों से करों के रूप में राजस्व बढ़ा। भारत सरकार को विदेशी कंपनियों के रूप में करों के रूप में राजस्व बढ़ा। इससे देश में बेरोजगारी अवसर उत्पन्न हो गए। इससे देश में क्या हुआ कि रोजगार के अवसर उत्पन्न हो गए। इससे देश में क्या हुआ, रोजगार के अवसर को उत्पन्न होगा, ठीक है। इससे देश में क्या हुआ, रोजगार के अवसर उत्पन्न हो गए, ठीक है। भारतीय कृषि की लाभ मिला। भारतीय कृषक को क्या हुआ, भारतीय कृषक जो थे उसको क्या हुआ, लाभ मिला, क्योंकि उनकी उपज को बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में एक बाजार मिला। क्योंकि उनकी उपज तो उनके अनाज को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में क्या हुआ, एक बाजार मिला। बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में क्या हुआ, उसको एक बाजार मिला जो हमारे भारतीय कृषक थे उनको, ठीक है। भारतीय उपभोक्ता को लाभ हुआ। भारतीय जो उपभोक्ता थे उसको लाभ हुआ, ठीक है। यानी कि बताइए जब रिटेल यानी कि खुदरा में एफडीआई जब किया गया तो उसके कितने अच्छे अच्छे परिणाम हमको देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की वस्तुएं उपलब्ध हुई, ठीक है। भारतीय उपभोक्ता को लाभ हुआ, भारतीय उपभोक्ता को लाभ हुआ और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की वस्तुएं उपलब्ध हुई। भारतीय उपभोक्ता को लाभ हुआ, ठीक है। अभी आप देखते हैं कि अभी आप भारत में हैं और भारत से अलग अलग कितने कंपनियां हैं, उसके आप खुद का मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है। तो यही बात करता है कि उपभोक्ता को लाभ हुआ और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की वस्तुएं उपलब्ध हुई। अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की वस्तुएं उपलब्ध हुई जिससे उत्पाद वैरायटी प्राप्त हुई। जिससे क्या हुआ, उत्पाद की वैरायटी जो है वो प्राप्त हुई, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि इससे प्रतिस्पर्धा की भावना है। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है दोस्तों, कंपटीशन होता है। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन, एक दूसरे को पछाड़ने का होड़ होता है, ठीक है। कि इससे प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ी, ठीक है, जिससे अंततः क्या हुआ, उपभोक्ताओं को लाभ हुआ, ठीक है। इससे प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ी, यानी कि बहुत सारी जब कंपनियां भारत में निवेश करेंगी और अपना प्रोडक्ट को सेल करेगी तो जाहिर सी बात है सब चाहेगा कि मेरा ब्रांड अच्छा हो, मेरा ब्रांड अच्छा हो। इससे क्या होगा कि उपभोक्ता को लाभ कैसे मिलेगा, यानी कि वो अच्छे से अच्छे अपने प्रोडक्ट को बनाएगी और कम से कम दाम में रखेगी ताकि लोग आसानी से उसको क्या कर सके, परचेज कर सके, यानी कि उसको खरीद सके, ठीक है। तो लोगों को, भारतीय लोगों को, उपभोक्ता को क्या मिला, एक तो अच्छी ब्रांड की कंपनियां, अच्छी ब्रांड के सामान मिल जाएंगे और कम कीमत पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही बात बोलता है कि इससे प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ी, ठीक है। यानी कि कंपटीशन की एक दूसरे के प्रति भावना बढ़ गई दोनों कंपनियों में, यानी कि जितने भी कंपनी आ रहे हैं, जिससे अंततः क्या हुआ, उपभोक्ता को लाभ प्राप्त हुआ। जिससे अंततः क्या हुआ, उपभोक्ता को लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी कमियां और हानियां के बारे में। कोई भी चीज़ अगर होता है तो जाहिर से बात है उसके दो परिणाम होते हैं, एक सकारात्मक परिणाम होगा और दूसरा नकारात्मक परिणाम होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर होता है तो उसके दो परिणाम होंगे, एक सकारात्मक परिणाम और एक नकारात्मक परिणाम। तो जैसा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एफडीआई इन रिटेल, यानी कि एफडीआई इन रिटेल यानी कि खुदरा में एफडीआई, तो उसके परिणाम तो हम देख लिए, अब उसके नकारात्मक परिणाम भी देख लेते हैं, ठीक है। मैं एक चीज़ करूँगा कि मैं क्या करूँगा, जो भी चीज़ मैं पढ़ाया वो डिटेल में पढ़ा दूँगा और लास्ट में क्या करूँगा, यानी कि इसी चीज़ को एक शॉर्ट नोट बना के भी बता दूँगा ताकि आपको ये रहे कि आप रिवीजन करो या कभी भूल भी जाओ तो वो शॉर्ट नोट जो है वो आपका इम्पोर्टेंट काम आए, ठीक है। याद करने में, रिकॉल करने में, या फिर कभी कभी देख ले भी लो तो टाइम नहीं मिले तो वो शॉर्ट नोट काम आए। तो मैं क्या करूँगा कि लास्ट में, यानी कि शुरू में तो मैं डिटेल से बताऊँगा ही, शुरू में डिटेल में बताने के बाद मैं क्या करूँगा कि लास्ट में आपको शॉर्ट नोट बना के दे दूँगा ताकि उससे भी आप रिलेटेड सारी चीज़ों को याद रखो।
मेन मोटिव यही है कि आप चीज़ों को समझ सको और याद कर सको और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सको। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसकी कमियां के बारे में, इसकी क्या क्या कमियां होंगी। ठीक है, जो एफडीआई इन रिटेल था इसकी क्या क्या कमियां होंगी, इस चीज़ को बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो एफडीआई के द्वारा, ठीक है, एफडीआई के द्वारा देश का राजस्व देश से बाहर चला जाता था। ठीक है, एफडीआई के द्वारा देश का राजस्व देश से बाहर चला जाता था। यानी कि जब विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी, व्यापार करेंगी, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से पैसा वो लेके बाहर जाएंगे, अपने देश में लेके जाएंगे। वो यही चीज़ होता है, थोड़ा मोड़ा घाटा तो भी तो सहना पड़ेगा। अब इतना कुछ फ़ायदा देख लिए तो थोड़ा थोड़ा तो घाटा सहना पड़ेगा ना, दोनों चीज़। अब आप चाहते हैं कि आपका जॉब हो जाए तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, और पढ़िएगा तो पेन तो होगा, दर्द तो होगा। तो यही बात बोलता है कि एफडीआई के द्वारा क्या हुआ कि देश का राजस्व देश से बाहर चला जाता था। यानी कि देश का पैसा जो है वो देश से बाहर चला जाता था। ठीक, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की कीमत प्रारंभ में कम रखती थी। यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो थी, यानी कि जो हमारे देश में आई हुई थी, वो शुरुआत में कीमत जो है कम रखती थी। ठीक है, और बाद में उससे अत्यधिक वृद्धि कर देती थी। यानी कि बहुत चालाक थी, शुरुआत में कीमत कम रखती थी और क्या होता था कि बाद में, ठीक है, बाद में उसमें अत्यधिक वृद्धि कर देती थी। यानी कि उसकी कीमत को बढ़ा देती है। शुरुआत में लोगों को प्रलोभन देने के लिए कम रख दी और लोग उसके आदी हो गए, तो क्या कि उसकी प्रोडक्ट को दाम को बढ़ा दी। ठीक है, ये घाटा था। भारत के छोटे दुकानदार प्रतिस्पर्धा के बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुकाबले करने में समर्थ नहीं थे। यानी कि भारत के जो छोटे दुकानदार थे, ठीक है, तो विदेशी कंपनियां और यहाँ के जो छोटे दुकानदार हैं उनमें भी तो कंपटीशन हो जाएगा ना, प्रतिस्पर्धा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके मुकाबले करने में भारत के जो दुकानदार थे वो समर्थ नहीं थे। ठीक है, मुकाबले नहीं कर पाते थे। यानी कि भारत के छोटे दुकानदार जो थे प्रतिस्पर्धा में यानी कंपटीशन में बहुराष्ट्रीय कंपनियों से, किससे कंपटीशन होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से ना, मुकाबला करने में समर्थ नहीं हो पाते थे। क्या होता था कि समर्थ नहीं हो पाते थे। ठीक है, किसानों को प्रारंभ में, किसानों को शुरुआत में लाभ हो सकता है। ठीक है, किसानों को शुरुआत में लाभ हो सकता है, किंतु बाद में इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा भी इनका शोषण किया जा सकता है। किसानों को शुरुआत में लाभ हो सकता है, किंतु लास्ट में इनके द्वारा यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा भी किसानों का शोषण किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे भारत के खाद्यान्न बाजार को विदेशी हड़प ले, ठीक है, इसकी संभावना हो सकती है। यानी कि भारत के जो खाद्यान्न बाजार है उसको विदेशी हड़प ले, इसकी संभावना हो सकती है। ठीक है, इसकी संभावना हो सकती है कि भारत का जो खाद्यान्न बाजार है उसको विदेशी हड़प ले, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि खाद्यान्न पे कितना % का निवेश हो सकता है। आप बताइए कितना % का निवेश हो सकता है। मैंने जस्ट पीछे हुई वाला वीडियो में बताया था। ठीक है, कि को किस चीज़ में कितना % का निवेश होता है और कौन कौन चीज़ प्रतिबंधित है, निवेश नहीं हो सकता है। इन भी सारी चीज़ों को मैंने पिछले वाले वीडियो में, इससे जस्ट पीछे वाले वीडियो में बताया था। ठीक है, वही बोलता है कि भारत के खाद्यान्न बाजार को विदेशी हड़प ले सकती है। ठीक है, इसकी संभावना हो सकती है, इसकी क्या हो सकती है, संभावना हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को क्या था, नुकसान था। ठीक है, फ़ायदा भी देख लिए, नुकसान भी देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे उदारीकरण की नीति का विश्लेषण। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि उदारीकरण का थोड़ा सा एग्जाम्पल मैंने दिया था कि उदारीकरण का मतलब होता है कि छूट। ठीक है, सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट। ठीक है, तो उदारीकरण की नीति का यहाँ से विस्तार में विश्लेषण करेंगे, यानी कि अच्छे से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे उदारीकरण क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी जा रहे हैं पढ़ने। ठीक है, कि भारत में उदारीकरण का नीति का प्रारंभ, ठीक है, अब देखते हैं कि भारत में उदारीकरण का नीति का प्रारंभ 1991 से हुआ। कब से हुआ उदारीकरण का नीति का परिणाम, कब से हुआ उदारीकरण का नीति, 1991 से हुआ। यदि इसका सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो कुछ बिंदु उभरते हैं। यदि इसका सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो कुछ बिंदु उभरते हैं, यानी कि यदि इसका सूक्ष्म
यानी कि गहरा से गहरा डिटेल में जाया जाए तो इसके कुछ बिंदु जो हैं उभरते हैं, ठीक है। वही बिंदु को हम लोग समझ लेंगे तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि उदारीकरण क्या होता है और कैसे दिया जाता है, ठीक है। तो कब स्टार्ट हुआ था भारत में उदारीकरण की नीति? 1991, ठीक है। देख लेते हैं कि उदारीकरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये माइंड में सेट रखिएगा कि किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग अभी पढ़ा क्या? FDI इन रिटेल, यानी कि FDI खुदरा बाजार, ठीक है। FDI इन खुदरा, इसके बारे में हम लोग पढ़ा था। उसके सकारात्मक और उसके नकारात्मक दोनों परिणाम देखे थे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उदारीकरण, ठीक है। कि इसने अर्थव्यवस्था पर से सरकार का नियंत्रण ढीला किया, ठीक है। इसने क्या किया? अर्थव्यवस्था पर से सरकार का नियंत्रण ढीला किया और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया, ठीक है। इसने क्या किया? जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार का नियंत्रण ढीला किया और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया, यानी कि उसको प्रोत्साहन दिया कि तुम आओ 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 आओ, ठीक है। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन किया, ठीक है। परिणाम स्वरूप भारत में समृद्धि दर यानी कि ग्रोथ रेट भी बढ़ी, ठीक है। परिणाम स्वरूप भारत में क्या हुआ कि समृद्धि दर यानी कि ग्रोथ रेट भी बढ़ी, ठीक है। रोजगार के अवसर विकसित हुए। विदेशी मुद्रा के तीव्र प्रभाव से भारत को एक आयात सुरक्षा प्राप्त हुई, ठीक है। क्या हुआ कि विदेशी मुद्रा के तीव्र प्रभाव से भारत को एक आयात सुरक्षा प्राप्त हुई और क्या हुआ? और भारतीय अर्थव्यवस्था में एक गतिशीलता आई, और भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या हुआ? एक गतिशीलता आई, यानी गतिशीलता देखने को मिली। भारत के बैंकिंग क्षेत्र का विकास जिस तीव्र गति से हुआ, ठीक है। भारत के बैंकिंग क्षेत्र का विकास जिस तीव्र गति से हुआ वह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेतक था, यानी कि भारतीय बैंक क्षेत्र का विकास जिस तीव्र गति से हुआ वह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा क्या था? एक अच्छा संकेतक है, ठीक है। एक अच्छा संकेतक है, यानी कि ठीक है। उदारीकरण के नीति का फलस्वरूप भारत में तीव्र गति से सेवा क्षेत्र का विकास हुआ, ठीक है। उदारीकरण के नीति के फलस्वरूप भारत में तीव्र गति से क्या हुआ? सेवा क्षेत्र का विकास हुआ, तीव्र गति से सेवा क्षेत्र का विकास हुआ। किंतु इस नीति के कुछ नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। अच्छा, क्या देखे थे हम? कि उदारीकरण के नीति के बारे में देख रहे थे, ठीक है। अब इतना चीज़ देख लिए, अच्छा चीज़ हुआ, सेवा क्षेत्र का विकास हुआ, बैंकिंग क्षेत्र का जल्दी से जल्दी आगे बढ़ा, ग्रोथ रेट बढ़ा, समृद्धि दर जिसको बोलते हैं। अब इसके क्या होता है कि नकारात्मक क्षेत्र के कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं, ठीक है। कृषि जैसी गतिविधियां के संदर्भ में क्या हुआ कि भारत की वृद्धि दर गिर गई, ठीक है। भारत की क्या हुआ कि वृद्धि दर गिर गई। कृषि जैसी गतिविधियां के संदर्भ में भारत की क्या हुआ? वृद्धि दर गिर गई, ठीक है। सरकारी निवेश का बहुत बड़ा हिस्सा जो पहले कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियों पर जाता था, सरकारी निवेश का बहुत बड़ा हिस्सा जो पहले कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों पर जाता था, अब क्या हुआ? वह उद्योग और सेवा क्षेत्र में निवेश होने लगा, ठीक है। वह क्या हुआ कि उद्योग और सेवा क्षेत्र में निवेश होने लगा, यानी कि समझ में आ रहा है कुछ कि सरकारी निवेश का बहुत बड़ा हिस्सा जो पहले पहले कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों पर जाता था, कि पहले उससे संबंधित कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों पर जाता था, यानी कि सरकार उस पर क्या करती थी? निवेश करती थी। वह उद्योग और सेवा क्षेत्र में निवेश होने लगा, यानी कि वह उद्योग और क्या हुआ? सेवा क्षेत्र में निवेश होने लगा, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेतक नहीं है। जो अर्थव्यवस्था के लिए क्या है? जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेतक नहीं है, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेतक नहीं है। उदारीकरण की नीति के परिणाम स्वरूप
भारतीयों के लिए विदेशी के अवसर भी खुले हैं। ठीक है, उदारीकरण के नीति के परिणाम स्वरूप भारतीयों के लिए विदेशी के अवसर भी खुले हैं, यानी कि भारतीय भी तो विदेश जा सकते हैं ना। भारतीयों के लिए विदेशी के अवसर भी खुले हैं, किंतु इसका एक नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला। ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि भारतीय विदेश जाके अपना बिजनेस को डेवलप करें, लेकिन इसका कुछ एक नकारात्मक भी परिणाम देखने को मिले हैं कि भारत की प्रतिभा, कि भारत का टैलेंट बेहतर भविष्य के लिए भारत सरकार छोड़कर जा रही है, कि भारत का भविष्य, कि भारत का प्रतिभा बेहतर भविष्य के लिए क्या हो रहा है कि भारत छोड़ को जा रही है, यानी कि विदेश जा रही है। ठीक है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियां घट रही हैं। ठीक है, भारत में क्या हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियां जो है वो घट रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियां घट रही हैं, क्या हो रही है, घट रही हैं। ठीक है, और निजी क्षेत्र की नौकरियां बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, भारत में क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियां जो है घट रही हैं और निजी क्षेत्र की नौकरियां बढ़ती जा रही हैं, कि परिणाम स्वरूप नौकरियों की सुरक्षा, परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि नौकरियों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम और कल्याणकारी प्रावधान, ठीक है, कि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम और अन्य कल्याणकारी प्रावधान नौकरियां से समाप्त ही हो गए हैं। क्या हुआ है कि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम और कल्याणकारी प्रावधान नौकरियां से क्या हो चुके हैं, समाप्त हो ही गए हैं, यानी कि समाप्त हो गए हैं। ठीक, एक कल्याणकारी राज्य के लिए यह एक अच्छा संकेतक नहीं है। एक कल्याणकारी राज्य के लिए यह एक अच्छा संकेतक नहीं है। यह एक कल्याणकारी राज्य के लिए अच्छा संकेतक नहीं है। निष्कर्षतः, यानी कि सब चीज़ों को देखते हुए, सब बातों को सुनते हुए, उतना देर से मुझे झेलते हुए अंत में यही बात बोलने को मिलता है, यानी कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि उदारीकरण की नीति ने अर्थव्यवस्था में कुछ सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न किए, किंतु सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में इसकी कुछ कमियां भी उभर कर सामने आई। ठीक है, किंतु सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में इसकी कुछ कमियां भी उभर कर सामने आई। ठीक, अब हम देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक एफडीआई सिंगापुर से होता है। ठीक है, और कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का क्षेत्र सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला है। ठीक है, भारत में एफडीआई सबसे ज़्यादा सिंगापुर से होता है। कहाँ से? सिंगापुर से होता है। और कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला क्षेत्र है, यानी कि सबसे ज़्यादा इन्हीं से एफडीआई प्राप्त होता है। भारत के राज्य की बात कर रहा है कि ठीक है, भारत के राज्यों में सर्वाधिक एफडीआई कर्नाटक में होता है। भारत के अगर राज्य की बात करें कि भारत के राज्यों में सर्वाधिक एफडीआई जो होता है वो कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। ठीक है, भारत सरकार एफडीआई को प्रोत्साहन करने वाली नीतियों का निर्माण कर रही है। ठीक है, यानी कि उसको एफडीआई को आगे बढ़ाने के लिए नीतियाँ बना रही है। इसके अंतर्गत ठीक है, एफडीआई में बाधक तत्वों को पहचान कर उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रही है। इसके अंतर्गत नीतियाँ बना रही है और इसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि एफडीआई में जो बाधक तत्व है उनको पहचान कर और उनको दूर करने के बारे में कोशिश कर रही है। क्या कर रही है? कोशिश कर रही है। ठीक है, एफडीआई में निम्नलिखित बाधक तत्व हैं। अच्छा, एफडीआई में क्या क्या बाधक तत्व हैं? ठीक है, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। ठीक है, खराब आधारभूत संरचना रहेगा किसी भी देश में तो जाहिर सी बात है उसमें विदेशी निवेश नहीं करेंगे, अपने पैसा को, पूंजी को नहीं फंसाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को दूर करेगी सरकार, उस चीज़ को पहचान कर कि कहाँ पे खराब आधारभूत संरचना है। आधारभूत यानी कि आधार, यानी कि बिजली, पानी, अच्छा वातावरण, इन सारी चीज़ों को ये आधार हैं। ठीक है,
तो खराब आधारभूत संरचना ये एफडीआई में बाधक तत्व हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सरकारी विनियमों में जटिलता होना, यानी कि सरकारी विनियमों में जटिलता होना, ठीक है। यानी सरकारी विनियम इतना ना ज़्यादा नियमें लगा दो, इतना ना ज़्यादा नियमें लगा दे कि कोई देश अपना पूंजी तुम्हारे देश में फंसाने में मतलब अब माथा पकड़ ले, ठीक है। तो इसीलिए सरकारी विनियमों में जटिलता है, ठीक है, इसको भी दूर करना पड़ेगा। संरक्षणवादी नीतियाँ होना, यानी कि संरक्षणवादी नीतियाँ होना, ठीक है। लोगों की क्रय क्षमता यानी कि परचेजिंग पावर कम होना, ठीक है, ये भी बाधक तत्व का एक कारण हो सकता है एफडीआई में, ठीक है। कि लोगों की क्रय क्षमता यानी कि लोगों की परचेजिंग पावर ही अच्छी नहीं है, ठीक है, लोग खरीदिए नहीं पाएंगे, इनकम में अच्छा नहीं है, तो फिर कंपनियां आके करेगी क्या जब लोग सामान नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। कुछ क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर रूप से खराब होना, कुछ क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो गंभीर रूप से खराब होना। तो खराब है तो उसमें अच्छा करो ना कानून व्यवस्था की स्थिति, तभी तो वो वहाँ के जो क्षेत्र होंगे वो विकसित होंगे और वहाँ पे आके अपना विदेशी कंपनी एफडीआई कर सकती है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को था आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखें कि एफडीआई इन रिटेल, ठीक है, इस चीज़ के बारे में देखें कि खुदरा में एफडीआई उसके परिणाम देखें, सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम देखें, ठीक है। उसके बाद भारत सरकार इसको प्रोत्साहन आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या नीतियाँ बना रही हैं, उसके बाद देखें हम लोग कि इसमें कौन से बाधक तत्व हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखे थे, ठीक है। तो आप बताइए कि कैसा लग रहा है, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि पढ़ाने का फ़ायदा क्या है जब आपको समझ में आया ही नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए, तो फिर मैं उसको और डिटेल में बताऊंगा। और रहा बात शॉर्ट नोट्स का, तो मैं उसको भी अब कंटिन्यू डाला करूंगा। शॉर्ट नोट्स का मतलब इस वीडियो को लास्ट में डाल दूंगा, ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।